सुप्रभात बच्चों, आज हम क्लास 9th की आपकी क्षितिज बुक पढ़ेंगे। क्षितिज बुक में उस बुक को 2 पोर्शन में बांटा गया है, एक गद्यखंड और एक पद्यखंड। तो गद्यखंड में तो कहानियाँ वगैरह होती हैं और पद्यखंड में कविता। तो आज हम कहानी वाला पोर्शन पढ़ेंगे। इसकी प्रथम कहानी है 2 बैलों की कथा, जिसको उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखा है। पाठ की शुरुआत करने से पहले हम लेखक के जीवन परिचय पर थोड़ा प्रकाश डाल लेते हैं। हमारे उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म 1880 में बनारस के ही लमही गांव में हुआ था। इनका मूल नाम धनपत राय था। प्रेमचंद का बचपन बहुत ही अभावों में बीता था। इन्होंने बीए तक ही शिक्षा प्राप्त कर पाई थी। इन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी भी की, परंतु गांधी जी के असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के लिए इन्होंने सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और लेखन कार्य के प्रति पूरी तरह से समर्पित हो गए, अर्थात नौकरी को छोड़ करके ये लेखन कार्य करने लगे। सन 1936 में इस महान कथाकार का देहावसान हो गया। उन्होंने हिंदी कहानी और उपन्यास की एक ऐसी परंपरा का विकास किया जिसने पूरी सदी के साहित्य का मार्गदर्शन किया। आगामी एक पूरी पीढ़ी की गहराई तक उन्होंने साहित्य को प्रभावित किया। प्रेमचंद जी की समस्त कहानियाँ मानसरोवर नाम का एक संग्रह है जो 8 भागों में संकलित है। सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान इनके प्रमुख उपन्यास हैं। उन्होंने हंस, जागरण, माधुरी आदि पत्रिकाओं में भी संपादन कार्य भी इन्होंने किया था। कथा साहित्य के अतिरिक्त प्रेमचंद जी निबंध एवं अन्य प्रकार का भी गद्य लेखन प्रचुर मात्रा मतलब थोड़ी मात्रा में किया करते थे। ठीक है, तो प्रेमचंद साहित्य को सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम मानते थे। जिस प्रकार हम आज मानते हैं कि फिल्में जो होती हैं समाज का दर्पण होती हैं, वैसे ही उनका भी ये मानना था कि जो हमारा साहित्य होता है वो सामाजिक परिवर्तन का एक सशक्त मजबूत माध्यम होता है, कि साहित्य के द्वारा हम समाज में परिवर्तन ला सकते हैं। उन्होंने जिस गांव और शहर के परिवेश को देखा और जिसको उन्होंने जिया, उसी की अभिव्यक्ति उनके कथा साहित्य में भी हमको मिलती है। किसानों और मजदूरों की दयनीय स्थिति, दलितों का शोषण, समाज में स्त्रियों की दुर्दशा, स्वाधीनता आंदोलन आदि इनकी रचनाओं के मूल विषय हैं। इन्हीं टॉपिकों पर इन्होंने ज़्यादातर लिखा हुआ है। प्रेमचंद जी का कथा साहित्य बहुत अधिक व्यापक है। इसमें मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षियों को भी अद्भुत आत्मीयता मिली है। बड़ी से बड़ी बात को उन्होंने बड़े ही सीधे और सरल और संक्षेप रूप में कह दिया है। उनकी लेखन की शैली बड़ी ही सजीव, सरल और मुहावरेदार है तथा उन्होंने अपनी जो लेखन की शैली थी उसमें अरबी, फारसी और अंग्रेजी के जो प्रचलित शब्द थे उनका बड़ा ही कुशलतापूर्वक प्रयोग किया है। चलिए आगे संक्षेप में थोड़ा सा पाठ के विषय में समझ लेते हैं कि 2 बैलों की कथा के माध्यम से प्रेमचंद जी ने कृषक समाज, किसानों के ऊपर और पशुओं के भावनात्मक संबंध का उन्होंने वर्णन किया है। इस कहानी के माध्यम से उन्होंने ये भी बताया कि स्वतंत्रता सहज रूप से नहीं मिलती, इसके लिए हमें बार बार संघर्ष करना पड़ता है, अर्थात ये हमारी स्वतंत्रता आंदोलन से भी जुड़ी हुई कहानी है। इस प्रकार परोक्ष रूप से यह कहानी आज़ादी के आंदोलन की भावना से भी जुड़ी हुई है। इसके साथ ही इस कहानी में प्रेमचंद ने पंचतंत्र और हितोपदेश की कथा परंपरा का उपयोग और विकास किया है। पंचतंत्र हमारी संस्कृत साहित्य की छोटी छोटी मोरल कहानियों से संबंधित पुस्तक है, वैसे ही हितोपदेश भी संस्कृत की ही उसी परंपरा को इन्होंने आगे बढ़ाया है। चलिए अब हम चैप्टर शुरू करते हैं कि जानवरों में सबसे बुद्धिमान गधे को माना जाता है। हम जब किसी आदमी को पहले दर्जे का बेवकूफ़ कहना चाहते हैं तो उसे कह देते हैं, अरे निरे गधे ही हो क्या। गधा सचमुच ही बेवकूफ़ है। उसके सीधेपन, उसकी निरापद सहिष्णुता ने उसे पदवी दे दी। अब ये सोचने वाली बात है कि इसके सीधेपन ने उसको ये पदवी दे दी है, इसका निश्चय नहीं किया जा सकता।
गाय सींग मारती है, और जो बच्चा दे देती है गाय वो तो अनायास ही सिंगनी का रूप धारण कर लेती है। अगर उसके पास कोई भी व्यक्ति जाता है तो वो तुरंत ही सींग से प्रहार करने लगती है। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर माना जाता है, लेकिन उसे भी कभी कभी क्रोध आ ही जाता है, किंतु गधे को हमने कभी क्रोध करते नहीं सुना, न देखा, न किसी पर आक्रमण करते देखा। जितना चाहे गरीब को मारो बेचारा, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी भी असंतोष की छाया दिखाई नहीं देगी। बैसाख में चाहे एक आध बार कुलेल कर लेता हो, कुलेल मतलब क्रीड़ा, अर्थात प्रसन्न हो लेता है, पर हमने तो कभी उसे प्रसन्न होते हुए भी नहीं देखा। उसके चेहरे पर एक विषाद स्थायी रूप से छाया रहता है। विषाद मतलब होता है दुख। सुख दुख लाभ हानि किसी भी दशा में उसे बदलते हमने नहीं देखा। ऋषि मुनियों के जितने गुण हैं वे सभी उसमें पराकाष्ठा को पहुंच गए हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है कि ऋषि मुनियों का जितना भी धैर्य है वो सभी उसमें पाया जाता है, पर आदमी उसे बेवकूफ़ कहता है ना। ये तो उसके सद्गुणों का अनादर कहा जाएगा। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। इतना सीधापन संसार में आदमी को जीने नहीं देता। देखिए ना, भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही। क्यों? अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता। बेचारे शराब नहीं पीते, 4 पैसे कुछ समय के लिए बचा कर रखते हैं तो जी तोड़ कर काम करते हैं। किसी से लड़ाई झगड़ा भी नहीं करते, 4 बातें सुन करके गम खा जाते हैं, फिर भी बदनाम है। कहा जाता है वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। अगर वे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद सभ्य कहलाने लगते। पंजाब की, जापान की एक मिसाल हमारे सामने है। एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों में गणने बना दिया, गिनती में ला दिया। पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। लेकिन गधे का एक छोटा भाई भी माना गया है जो उससे कम ही गधा है, अर्थात बैल। जिस अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं कुछ उससे मिला जुला अर्थ ही बछिया के ताऊ का भी प्रयोग करते हैं। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफ़ों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, लेकिन मेरा तो ऐसा मानना है कि बैल कभी कभी मारता भी है। कभी कभी अड़ियल बैल भी आपने देखा होगा कि जो अपने पर अड़ जाता है तो आगे बढ़ता ही नहीं है और बहुत सारे प्रकार से अपना असंतोष प्रकट करता है, अर्थात उसका स्थान गधे से थोड़ा नीचा है। चलिए अब हम मुख्य कहानी पर आते हैं कि झूरी नाम का एक किसान था, झूरी काछी। उसके पास 2 बैल थे, हीरा और मोती। दोनों ही पछाई जाति के थे, बड़े ही देखने में सुंदर, काम में चौकस और डील डॉल मतलब देखने में बड़े ऊंचे हष्ट पुष्ट थे। दोनों साथ साथ रहते, दोनों में बहुत समय से वो साथ साथ रह रहे थे, इसलिए दोनों में भाईचारा हो गया था। भाई भाई दोनों एक दूसरे को मानते थे। दोनों आमने सामने आसपास बैठ करके मुख भाषा में ही अपने विचारों का आदान प्रदान करते थे। एक दूसरे की मन की बात वो कैसे समझ जाते थे ये हम कह नहीं सकते। अवश्य उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति रही होगी जिससे, शायद उनमें ऐसी कोई शक्ति रही हो, गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। दोनों एक दूसरे को चाट करके सूंघ करके अपना प्रेम प्रकट करते थे। कभी कभी दोनों सींग मिला भी लिया करते थे, और विग्रह के नाते से नहीं, लड़ाई के नाते से नहीं, केवल विनोद भाव, हंसी मजाक के नाते से, आत्मीयता के भाव से जैसे दोनों में बहुत ही घनिष्ठता हो गई थी। इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी, कुछ हल्की सी लगती है। बिना धौल धप्पा मारपीट के दोस्ती अधूरी सी लगती है, जिस पर ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। जिस वक्त ये दोनों बैल गाड़ी या हल में जोते जाते और गर्दन हिला हिला कर चलते, उस वक्त इन दोनों में से दोनों की ही चेष्टा रहती कि वो अपने मित्र से अधिक भार ढोले। दिन भर के बाद जब दोपहर को दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाट करके सूंघ करके अपनी थकान मिटा लिया करते थे। नाद में जो भी खली भूसा पड़ जाता दोनों साथ उठते और एक साथ ही नाद में मुंह डालते और साथ ही हटा लेते। अगर दूसरा हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता था। अब संयोग की बात यह है कि झूरी ने एक बार गोई मतलब होता है यहाँ पे दोनों बैलों का जोड़ा, उसको अपने ससुराल भेज दिया। बैलों को क्या मालूम था कि बेचारे क्यों भेजे जा रहे हैं। उनको लगा कि मालिक ने शायद हमको बेच दिया है। अपना ये बेचा जाना उनको अच्छा नहीं लगा। लेकिन झूरी किसान का जो साला था और बैलों को घर तक जब ले गया तो उसको दांतों पसीना आ गया। बहुत परेशान किया दोनों बैलों ने। पीछे से हाँकता तो दाएं बाएं भाग जाते, और पगैया जो रस्सी थी उसको पकड़ करके अगर आगे की तरफ खींचता तो दोनों पीछे की तरफ जोर लगाते, मतलब वो आगे चलते ही नहीं थे। मारता तो दोनों सींग नीचे करके हुंकारने लगते।
अगर ईश्वर ने शायद उन्हें बाणी दी होती, है ना, शब्द दिए होते, तो झूरी से पूछते कि हम गरीब ने आपका क्या बिगाड़ा था कि हमने तो आपकी सेवा में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। अगर इतनी मेहनत से काम नहीं चल रहा तो और भी काम ले लेते। अरे हम तो तुम्हारी चाकरी करने में मर जाना हमें कबूल है। हमने कभी तुमसे चारे पानी की शिकायत भी नहीं की। तुमने जो कुछ खिलाया हमने खा लिया सर झुका करके। फिर तुमने हमें इस जालिम के साथ हाथों क्यों बेच दिया। सारा दिन चलने के बाद जब वो गया, जूरी के साला गया के घर पहुँचे तो दिन भर के बेचारे भूखे थे, और जब नाद में उन्हें लगाया गया तो दोनों में से किसी ने भी खाने के लिए उसमें मुंह नहीं डाला। दोनों का दिल बड़ा भारी हो रहा था। जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था वह आज उनसे छूट गया। यह नया घर, नया गांव, नए आदमी सब उन्हें बेगाने से लगते थे। दोनों बैलों ने रात में अपनी मूक भाषा, बिना बोले वाली भाषा, उसमें सलाह की और एक दूसरे से कनखियों से देखा, तिरछी नज़र से एक दूसरे को देखा और लेट गए। जब पूरा गांव सो गया तो दोनों ने जोर मार करके जो पगाहा था, रस्सा था जो मोटे मोटे, उनको तोड़ डाला और अपने घर की तरफ चल दिए। पगहे बहुत मजबूत थे, अनुमान नहीं था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा। पर इन दोनों में इस समय इतनी दुगनी शक्ति पता नहीं कहाँ से आ गई कि एक झटके में ही उनकी रस्सियाँ टूट गईं। अब जब झूरी किसान सुबह उठा तो उसने देखा कि दोनों बैल उसके चरनी पर खड़े हैं, नांद के पास खड़े हैं। दोनों की गर्दनों में आधा आधा पगाह लटक रहा है, घुटने तक पाँव उनके कीचड़ में सने हुए हैं, और दोनों की आंखों से विद्रोह में स्नेह छलक रहा है। विद्रोह में किसके लिए? गया के लिए, स्नेह झूरी के लिए। झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया और दौड़ करके उन्हें गले से लगा लिया। ये दृश्य बड़ा ही मनोहर था, मन को हरने वाला था। ये सारा दृश्य कौन देख रहे थे? गांव के लड़के कुछ जमा हो गए थे। वो ताली बजा बजा करके उनका स्वागत करने लगे। गांव के इतिहास में घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। अब बाल सभा बच्चों की टोली ने निश्चय किया कि दोनों पशु वीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। कोई बालक अपने घर से दौड़ करके गया, रोटियां ले आया, कोई गुड़, कोई चोकर, कोई भूसी। चलिए अब हम नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं कि एक बालक ने कहा कि ऐसे बैल तो किसी के भी पास नहीं होगा। दूसरे ने भी उसका समर्थन किया। अरे देखो दोनों बैलों को, वो तो इतनी दूर से चले आए हैं। ये इस जन्म के बैल नहीं हैं, ये तो आदमी है। इनका प्रतिवाद करने का किसी को भी साहस ना हुआ, इस बात को जुटलाने का किसी को भी साहस नहीं। अब झूरी किसान जो था, जब उसकी पत्नी ने ये देखा कि दोनों बैल तो द्वार पर आ गए तो वो बहुत जल उठी। बोली, कैसे नमक हराम बैल हैं कि एक दिन वहाँ काम न किया, भाग खड़े हुए कहाँ? अपने मायके में, भाई के यहाँ। झूरी अपने बैलों पर ये आक्षेप न सुन सका। नमक हराम क्यों है? दाना, चारा और दाना न दिया होगा तो क्या करते बेचारे, भाग ही आते। स्त्री ने अपने रौब के साथ कहा, तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो, और तो सभी पानी पिला पिला करके रखते हैं। अरे झूरी ने चिढ़ाया, अरे चारा मिलते तो क्यों भाग आते? स्त्री ऐसी चिड़ी की भाग गई, इसलिए कि तुम जैसी बुद्धुओं की तरह बैलों को सहलाते नहीं हैं, खिलाते हैं तो रगड़ कर जोतते भी हैं। ये दोनों ठहरे कामचोर भाग निकले। अब देखो कहाँ से खली और चोकर मिलता है। सूखे भूसे के सिवा मैं इन्हें खाने के लिए कुछ भी नहीं दूंगी, चाहे ये मर ही क्यों न जाए। और फिर वही हुआ, और फिर उसने वही किया। बैलों ने नाद में मुंह डाला तो अरे स्वाद तो फीका फीका लग रहा था, न कोई चिकनाहट, न कोई रस उसमें, न कोई आनंद उनको आ रहा था। वही तो बेचारी आशा भरी नज़रों से द्वार की तरफ ताकने लगे। झूरी ने मजूर से कहा, जो उनको चारा पानी देता था, मजूर का मतलब यहाँ जो नौकर था, उससे कहा, थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देते? मालकिन मुझे मार डालेगी। नौकर चिल्लाया, चुरा कर डाल देना, थोड़ा सा चुरा कर। ना दादा, पीछे से तुम भी उन्हीं किसी कहोगे, मतलब फिर तुम भी उन्हीं की हाँ में हाँ मिलाने लगोगे। दूसरे दिन झूरी का साला फिर से आया और बैलों को लेकर के चला गया। 2-4 बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा, पर हीरा ने संभाल लिया। हीरा ज़्यादा सहनशील था, समझदार था। संध्या समय, जब शाम का समय हुआ और वो दोनों घर पहुंच गए तो दोनों को फिर से मोटी रस्सियों से बांध दिया गया। कल की शरारत का गया ने उनको मज़ा चखा दिया। फिर वही रूखा सूखा डाल दिया। अपने दोनों बैलों को खली चुनी सब कुछ दी। उसने अपने बैलों को सारा खाना दिया, लेकिन इनको रूखा सूखा ही डाल दिया। ऐसा अपमान बेचारे दोनों बैलों का कभी भी नहीं हुआ था।
जूरी तो उन्हें फूल की छड़ी से भी न छूता था, न फटकार लगाता था, बस वो प्यार से उनके साथ पेश आता था। इस आहत सम्मान की व्यथा तो थी ही, उस पर क्या मिला उनको? रूखा सूखा खाने के लिए। नांद की तरफ दोनों ने बेचारों ने आंखें तक नहीं उठाई। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता, पर इन दोनों ने जैसे पाँव न उठाने की कसम ही खा ली थी। वह मारते मारते थक गया, लेकिन दोनों ने पाँव नहीं उठाया। एक बार जब उस निर्दयी ने हीरा की नाक पर डंडे बरसाने शुरू किए तो मोती का गुस्सा कैसा हो गया, बेकाबू हो गया। वह हल लेकर के अकेले ही भाग खड़ा हुआ। हल, रस्सी, जुआ, जोत सब कुछ टूट टाट करके बराबर हो गया। गले में उनकी बड़ी बड़ी रस्सियाँ न होती तो दोनों पकड़ाई में भी नहीं आते, इतना तेज़ी से भागे। हीरा ने मूक भाषा में कहा, मोती को समझाया। हीरा थोड़ा समझदार था और उसने समझाया मूक भाषा में ही अपने कि अरे यार, भागना व्यर्थ है। मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली होती, अब की बार मार पड़ेगी ना, पढ़ने दो। उसने कहा, पढ़ने दो, कोई बात नहीं, बैल का जन्म लिया है तो मार से कहाँ तक बचेंगे हम। अब गया के साथ 2 आदमी और भी आ गए और दोनों के हाथों में लाठियाँ थीं। मोती बोला, कहो तो दिखा दूँ कुछ मज़ा, मैं भी लाठी लेकर आ रहा है। लेकिन हीरा ने समझा दिया, नहीं भाई, खड़े हो जाओ, मुझे मारेगा तो मैं भी 1-2 को गिरा ही दूँगा। अब नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। हीरा ने समझाया, अरे नहीं, ये हमारी जाति का धर्म नहीं है। मोती दिल में ऐंठ करके बेचारा रह गया, उसके मन में थी, वो कर ही नहीं पाया। कुशल हुई कि उसने इस वक्त मारपीट न की, नहीं तो मोती भी पलट पड़ता। उसके तेवर देख करके गया और उसके सहायक समझ गए, जो नौकर थे उसके साथ, वो समझ गए कि वक्त टाला जाना ही अच्छा है, अभी इनसे उलझना ठीक नहीं है। उस दिन बेचारों को फिर वही रूखा सूखा खाने के लिए मिला। दोनों चुपचाप खड़े रहे, घर के सभी लोग भोजन करते रहे। उस वक्त एक छोटी सी लड़की थी जो गया के बड़े भाई की लड़की थी। वो 2 रोटियां लेकर के निकली और दोनों के मुंह में 1-1 रोटी दे करके चली गई। उस एक रोटी से इनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को तो मानो भोजन मिल गया। उनका हृदय उस एक रोटी से ही तृप्त हो गया। यहाँ भी किसी सज्जन का वास है। उनको ये लगा कि इस निर्दयी लोगों के बीच में भी कोई ऐसा व्यक्ति है जो हमसे प्रेम करता है। लड़की भैरव की थी, उसकी माँ मर चुकी थी, है ना। सौतेली माँ उसको बहुत मारती थी, इसलिए इन बैलों से उसे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी, अपनापन उसका छलकता था उनके प्रति। अब हम अगले पेज की तरफ चलते हैं। बेचारे दोनों दिन भर जोते जाते, डंडे खाते, अड़े रहते और शाम को बांध दिए जाते और रात को वही बालिका आकर के, जो छोटी सी लड़की थी, वो आकर के उनको 2 रोटियां खिला जाती। प्रेम की इस प्रसाद की यह बरकत थी कि 2-2 गाल सूखा भूसा खाकर के भी दोनों दुर्बल न होते थे, मगर दोनों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था गया के प्रति कि वो उनसे इतनी निर्दयता के साथ व्यवहार करता था, जबकि उसका मालिक जूरी जो किसान था कितना प्रेम करता था, कभी डंडा भी नहीं उठाता था। एक बार दोनों बैलों में आपस में मुँह भाषा में ही बातचीत होने लगी और कहने लगी कि अब ये दर्द हमसे सहा नहीं जाता, क्या करना चाहते हो, है ना। हीरा ने कहा, क्या करना चाहते हो मोती, 1 आध को सींग से उठा करके फेंक दूंगा, लेकिन जानते हो वह प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है उसी की लड़की है, जिस घर का मालिक है। बेचारी अनाथ न हो जाएगी, उसको भी घर में कोई प्रेम नहीं करता, हमको भी प्रेम नहीं करता। अगर हम यहाँ से भाग जाएंगे तो वो लड़की भी बेचारी अनाथ हो जाएगी। तो मालकिन को ना फेंक दूँ, वही तो उस लड़की को मारती है, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है। ये भूल जाते हो, औरत पर हाथ नहीं उठाया जाता। तुम तो किसी तरह निकलने ही नहीं देते, बताओ कैसे हम भागें यहाँ से। हाँ मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे। हीरा कहता है कि इतनी मोटी रस्सी है जो, वो कैसे टूटेगी। इसका एक उपाय है कि सबसे पहले रस्सी को हम थोड़ा सा चबा लेते हैं, फिर एक झटके में वो टूट जाएगी। रात को जब बालिका रोटियां खिला करके चली गई, दोनों रस्सियां चबाने लगे, पर मोटी रस्सी मुंह में ना आती थी। बेचारे बार बार जोर लगा करके रह जाते थे। अचानक से घर का दरवाज़ा खुला और वही लड़की घर से बाहर निकली। दोनों सिर उठा करके उसको हाथ को चाटने लगी। उसने दोनों के माथे को सहलाया और बोली, खोले देती हूँ, चुपके से यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो ये लोग तुम्हें यहाँ पर मार डालेंगे। आज घर में सलाह हो रही कि इनकी नाकों में नाथ डाल दी जाए। जो नकेल होती है
वो डाल दी जाए। उसने गराब खोल दिया, उनके गले में जो बंधी हुई रस्सी थी उसको खोल दिया गराब को, और दोनों चुपचाप से भाग खड़े हुए। मोती ने अपनी भाषा में पूछा, आप चलते क्यों नहीं? हीरा लेकिन फिर भी वहाँ पर खड़ा हुआ था और वो नहीं जाना चाह रहा था। हीरा ने कहा, चले तो, लेकिन कल इस अनाथ पर आफत आ जाएगी। वो अभी भी उस बच्ची के विषय में सोच रहा था। सब इसी पर संदेह करेंगे, कहेंगे किसी ने खोल करके भगा दिया होगा। अचानक से लड़की चिल्लाई कि दोनों फूफा वाले बैग भागे जा रहे हैं। फूफा, जूरी उसका फूफा लगता था, कि अरे वो दादा, दोनों बैग भागे जा रहे हैं, जल्दी से दौड़ो और पकड़ो आकर के। अब हम नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। गया बेचारा हड़बड़ा करके भीतर से निकला घर से और बैलों को पकड़ने चला, लेकिन वे दोनों ऐसे भागे कि वो उसके हाथ नहीं आया। गया ने शोर मचाया, गांव के भी कुछ आदमी उसके साथ हो लिए। दोनों मित्रों को भागने का मौका मिल गया, सीधे दौड़ते चले गए। यहाँ तक कि उन्हें रास्ते का भी ज्ञान नहीं था। जिस परिचित मार्ग से वो आए थे उसका आता पता नहीं था। नए नए गांव मिलने लगे। तब दोनों एक खेत के किनारे खड़े होकर के सोचने लगे कि अब क्या किया जाए। हीरा ने कहा, मालूम होता है हम लोग रास्ता भूल गए, राह भूल गए। तुम भी बेतहासा भागे, वहीं उसे मार गिराना था। अब मोती फिर से कहने लगा, कह रहे तुम भी तो क्यों भागे, उसको पटक देना था। उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती? वह अपना धर्म छोड़ दे, लेकिन हम अपना धर्म नहीं छोड़ेंगे। दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे। अब सामने हरी मटर खेत में लगी हुई थी। दोनों चरने लगे और रह करके ये भी ध्यान दे रहे थे कहीं कोई आ तो नहीं रहा है। जब दोनों का पेट भर गया तो दोनों ने अपनी आज़ादी का अनुभव किया और मस्त होकर के उछलने कूदने लगे। दोनों ने सींग मिलाए, एक दूसरे को ठेलने लगे, अपना खेलने लगे। मोती ने हीरा को कई कदम पीछे हटा दिया, यहाँ तक कि वह खाई में गिर गया। तब भी उसको क्रोध नहीं आया, संभल करके उठा और फिर मोती से मिल गया। मोती ने देखा खेल में झगड़ा हुआ चाहता है तो किनारे हट गया। मतलब उसको लगा कि अब आपस में ज़्यादा बढ़ जाएगा मामला, तो आगे हट गया। अगले पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। लेकिन ये क्या, दोनों देखते हैं कि एक सांड होता है, डौंकाता हुआ चला आ रहा, बड़ी तेज़ आवाज़ निकालते हुए वह सामने आ पहुंचा। अब दोनों मित्र, जो दोनों बैल थे, एक दूसरे की तरफ झांकने लगे, देखने लगे कि सांड तो पूरा हाथी की तरह उससे कैसे उससे लड़ा जाएगा, है ना। भिड़ना जान से हाथ धोना, अगर उससे हम मुकाबला करते हैं तो जान से हमें हाथ धोना ही पड़ेगा। लेकिन न भिड़ने पर भी जान बचती नज़र नहीं आ रही थी, इन्हीं की तरफ आ रहा था। कितना भयंकर इसकी सूरत है, दोनों ने कहा। मोती ने मूक भाषा में कहा, अरे बुरे फंसे, जान बचेगी, कोई उपाय सोचो। हीरा ने चिंतित स्वर में कहा, अपने घमंड में भूला हुआ है, आरजू बिनती हमारी नहीं सुनेगा, भाग क्यों नहीं चले हम यहाँ से। अगले पेज की तरफ चलते हैं। अब हीरा ने आगे कहा कि अरे भागना तो बेवकूफ़ी है, क्यों ना हम दोनों मिल कर के इस पर एक साथ चोट करें, एक साथ इसका मुकाबला करें। मैं आगे से रगेदता हूँ इसको और तुम पीछे से, अगर दोहरी मार पड़ेगी तो अपने आप ही भाग खड़ा होगा। मेरी ओर झपटे तो तुम बगल में इसके पेट में सींग घुसेड़ देना। जान तो जोखिम में है, इसमें कोई दो राय नहीं है, पर दूसरा कोई हमारे पास उपाय भी नहीं है। दोनों मित्र अपनी जान हथेली पर लेकर के सांड की तरफ लपक लिए मारने के लिए। सांड को भी संगठित मतलब एक साथ पशुओं से लड़ने का तजुर्बा नहीं था। वह तो एक ही शत्रु से मल्लयुद्ध करने का आदी था। मल्लयुद्ध का मतलब कुश्ती। ज्यों ही हीरा पर झपटा, मोती ने पीछे से दौड़ाया। सांड उसकी तरफ मुड़ा तो हीरा ने उसको रगेद दिया। सांड चाहता था कि वह एक एक करके दोनों को गिरा ले, लेकिन वे दोनों भी उस्ताद थे, एक भी उसको अवसर नहीं देते थे। एक बार सांड छल्ला गया और हीरा का अंत कर देने के लिए चला कि मोती ने बगल में आकर के उसके सींग भोंक दिया। सांड क्रोध में आकर के पीछे फिरा तो हीरा ने दूसरी तरफ से उसको सींग चुबो दिया। आखिर बेचारा जख्मी होकर के भागा और दोनों मित्रों ने दूर तक उसका पीछा किया, यहाँ तक कि सांड बेदम होकर के गिर पड़ा। तब दोनों ने उसको छोड़ दिया। अब दोनों मित्र अपनी विजय के नशे में झूमते चले जाते थे। मोती ने तो अपनी सांकेतिक भाषा में हीरा से ये भी कह दिया कि मैं तो बच्चे को मार ही डालता। बच्चा किसको कहा यहाँ पे? सांड को। लेकिन हीरा ने तिरस्कार किया, उसका विरोध किया कि गिरे हुए बैरी पर हमें सींग नहीं चलाना चाहिए, यह सब ढोंग है। बैरी को ऐसा मारना चाहिए कि वो फिर ना उठ पाए। अब घर कैसे पहुँचेंगे ये सोचो। अच्छा पहले कुछ खा लेते। उसने फिर मटर का खेत देखा और मोती मटर के खेत में घुस गया।
हीरा तो मना करता लेकिन वह नहीं माना। ठीक है, अभी 2 ही 4 उसने ग्रास खाए थे कि 2-3 आदमी लाठियाँ लिए हुए दोनों मित्रों को चारों तरफ से घेर लेते हैं, है ना। हीरा तो मेड़ पर था, निकल गया, लेकिन मोती जो सिंचा हुआ खेत था, पानी भरा हुआ खेत था, उसमें फंस गया। मोती के पैर तो कीचड़ में धंसने लगे, वह भाग नहीं सका और लोगों ने इसको पकड़ लिया, है ना। रखवालों ने इसको पकड़ लिया और प्रातःकाल दोनों मित्रों को काजी हाउस में बंद कर दिया। काजी हाउस एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पर आवारा पशुओं को बंद कर दिया जाता है, वहाँ उनको बहुत सताया जाता है, ना खाना पीना दिया जाता है। पूरे जीवन में बेचारे हीरा और मोती पर ऐसी परेशानी कभी भी नहीं पड़ी, खाने को पूरा दिन एक तिनका भी नहीं मिला। ये कैसा स्वामी है, वो सोचने लगे इससे अच्छा तो गया ही था। यहाँ कई वहाँ उस काजी हाउस में बहुत सारी बकरियाँ, घोड़े, भैंसें, है ना, गधे भी थे, पर किसी के सामने कोई चारा नहीं था। सब ज़मीन पर मुर्दों की तरह पड़े हुए थे, क्योंकि उनको खाने के लिए नहीं मिल रहा था। इतने कमज़ोर हो गए थे, वो खड़े भी नहीं हो सकते थे। सारा दिन मित्र दोनों फाटक की ओर टकटकी लगाए रहे कि शायद कोई व्यक्ति आए और उनको कुछ खाने के लिए दे जाए। और उन्होंने क्या किया, फिर मजबूर होकर के दीवार की नमकीन मिट्टी चाटनी शुरू कर दी, लेकिन उससे भूख कहाँ मिटने वाली थी। रात को भी उनको कोई भोजन नहीं मिला। अब तो उनके अंदर एक विद्रोह की आग जल उठी। मोती ने कहा, अब तो नहीं सहा जाता। मोती ने सिर लटकाए हुए जवाब दिया, मुझे तो मालूम होता है कि प्राण ही निकल जाएंगे। इतनी जल्दी हिम्मत ना हारो भाई, यहाँ से भागने का कोई उपाय निकलना चाहिए। अब क्या दोनों ने प्लान बनाया कि आओ चलो दीवार को हम तोड़ देते हैं, मुझसे तो अब रहा नहीं जाता। बस इसी बूते पर अकड़ते थे, निकल गई सारी अकड़। बाड़े की दीवार कच्ची थी, हीरा तो मजबूत था ही। अपने नुकीले सींग उसने दीवार में गड़ा दिए, जोर से मारा तो मिट्टी का एक चप्पड़ एक परते को उखड़ करके नीचे आ गई। चलिए अगले पेज की तरफ चलते हैं। अब हीरा के अंदर तो इतनी ताकत आ गई कि उसने हर चोट में थोड़ी थोड़ी मिट्टी गिराने लगा। उसी समय काजी हाउस का चौकीदार जो था, लालटेन लेकर हाजिरी लेने के लिए जानवरों की आ गया। अब हाजिरी क्यों ली जाती थी? हाजिरी इसलिए ली जाती थी कि शायद कोई जानवर मर न गया हो या भाग न गया हो। हीरा का उजड़पन उसने जब देखा तो उसको बहुत सारे डंडे मारे, है ना, और मोटी सी रस्सी से बांध दिया। मोती ने पड़े पड़े कहा, आखिर मार खाई, क्या मिला तुझे? अपने बूते भर जोर से मार दिया, है ना। ऐसा जोर मारना किस काम का कि बंधन में पड़ जाओ। तो तुम्हारी बेवकूफ़ी थी, जोर न मारता तो मारता ही जाऊंगा, चाहे कितने ही बंधन क्यों न पड़ जाए। हीरा ने उसको समझाया, जान से हाथ धोना पड़ेगा। मोती ने कहा, कुछ परवाह नहीं, यूँ भी मरना ही है। सोचो दीवार खुद जाती तो कितनी जानें बच जाती। हमारे साथ साथ ही जितने भी जानवर यहाँ पर हैं सभी भाग जाते। इतने भाई यहाँ बंद हैं, किसी की देह में जान नहीं है। 2-4 दिन और यही हाल रहा तो सब बेचारे मर जाएंगे। हाँ ये बात तो है। मोती ने कहा, अच्छा दोनों लोग मिल करके जोर लगाते हैं। मोती ने भी दीवार में उसी जगह पर सींग मारा और फिर थोड़ी थोड़ी मिट्टी निकलने लगी, मानो वो किसी प्रतिद्वंदी से लड़ रहा है। इस प्रकार से वो दीवार पर चोट करने लगे। आखिर कोई 2 घंटे की जोर आजमाइश के बाद दीवार के ऊपर का लगभग 1 हाथ गिर गया और दूनी शक्ति से उसने दूसरा धक्का मारा तो आधी दीवार नीचे भरभरा करके गिर गई। दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे। तीनों घोड़ियाँ सरपट भाग निकली, फिर बकरियाँ निकली, सारे जानवर ज्यों के त्यों निकल गए जैसे थे, लेकिन गधे अभी ज्यों के त्यों खड़े थे। हीरा ने पूछा, तुम लोग क्यों नहीं भाग जाते? एक गधे ने कहा, तो कहीं फिर पकड़ लिए जाएंगे तो क्या, फिर यहीं ला दिए जाएंगे, इसलिए हम नहीं भाग रहे, हमें तो डर लगता है, हम तो यहीं पड़े रहेंगे। अगले पेज की तरफ चलते हैं। जब मोती ने देखा कि हीरा तो मोटी रस्सी से बंधा है और वो उसके अपने मित्र की रस्सी तोड़ने में लग गया, जब वह हार गया तो हीरा ने कहा, तुम जाओ, मुझे यहीं पड़े रहने दो, शायद कहीं भेंट फिर कहीं आगे हो जाएगी। मोती ने तो आंखों में आंसू ला करके कहा, तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो हीरा? हम और तुम इतने दिनों एक साथ रहे, आज तुम पर मुसीबत पड़ी है तो मैं तुम्हें छोड़ करके अलग हो जाऊं? क्या यही चाहते हो तुम? हीरा ने कहा, बहुत मार पड़ेगी, लोग समझ जाएंगे ये तुम्हारी शरारत है, सभी जान जाएं कि ये शरारत तुम्हारी है, तुमने सभी पशुओं को यहाँ से भगा दिया। इस बात पर मोती बड़े गर्व से बोला, जिस अपराध के लिए तुम्हारे गले में बंधन पड़ा है उसके लिए अगर मुझे मार भी पड़ती है तो कोई चिंता नहीं। इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब हमको आशीर्वाद
देंगे। यह कहते हुए मोती ने दोनों गधों को सींगों से मार मार करके बाड़े से बाहर निकाल दिया और तब अपने बंधु, अपने भाई मतलब हीरा के पास आकर के सो गया। जब सुबह हुई तो मुंशी और चौकीदार और अन्य कर्मचारियों में ऐसी खलबली मच गई कि उसके लिखने की हमें ज़रूरत ही नहीं है। बस इतना ही काफ़ी है कि मोती की तो खूब मरम्मत हुई, अर्थात उसकी बहुत पिटाई हुई और उसे भी एक मोटी रस्सी से बांध दिया गया। अगले पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। 1 सप्ताह तक दोनों मित्र वहाँ बंधे पड़े रहे। किसी ने उन्हें एक तिनका चारे का भी नहीं डाला। हाँ, एक बार पानी ज़रूर पिला दिया जाता था, यही उनके जीने का एक आधार था। वो बस पानी पर ही जीवित थे। दोनों इतने कमज़ोर हो गए थे कि उनसे उठा तक नहीं जाता था। ठठरियाँ निकल आई थी, अर्थात हड्डियाँ उनकी निकल आई थीं। एक दिन बाड़े के सामने डुग्गी बजने लगी, नगाड़ा बजने लगा और दोपहर होते होते वहाँ 50-60 आदमी जमा हो गए। तब दोनों मित्र निकाले गए और उनकी देखभाल होने लगी, अर्थात उनकी चारा पानी उनको दिया जाने लगा। लोग आकर के उनकी सूरत देखते और मन फीका करके चले जाते। ऐसे मृतक बैलों का कौन खरीदार होगा, अर्थात उनकी नीलामी होने जा रही थी। अगले पेज की तरफ चलते हैं। अचानक से उनमें से एक दड़ियल, दाढ़ी रखाए हुए आदमी, इसकी आंखें बहुत लाल थीं और बड़ी चेहरे से उसकी मुद्रा ऐसी झलक रही थी जैसे वो निर्दयी और बहुत अधिक कठोर है। और दोनों मित्रों के कूल्हों में उंगली गोद करके मुंशी जी से बातें करने लगा, मतलब उनके मांस का नाप जोख करने लगा कि इन दोनों को खरीदने पर, काटने पर मुझे कितना मांस इनसे प्राप्त होगा। उसका चेहरा देखकर अंतर्ज्ञान से दोनों मित्रों के दिल कांप गए। वो जान गए कि अब हमें बेचने के बाद हमें काट दिया जाएगा, हलाल कर दिया जाएगा। वह कौन है और उन्हें क्यों टटोल रहा है, इस विषय में उन्हें कोई भी संदेह नहीं हुआ। दोनों ने एक दूसरे को भीत मतलब भयभीत नज़रों से देखा और सिर झुका लिया। हीरा ने कहा कि घर से नाहक भागे, बेकार में हम गया के घर से भागे, अब जान बचती हमें दिखाई नहीं देती है। मोती ने तो अश्रद्धा के भाव से उत्तर दिया, उसमें भी जीने की अब कोई उम्मीद बाकी नहीं रह गई थी। भगवान सबके ऊपर दया करते हैं, ऐसा उसने कहा। उन्हें हमारे ऊपर दया क्यों नहीं आती, ऐसा उसने क्वेश्चन किया। अगले पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। भगवान के लिए हमारा मरना जीना दोनों ही बराबर है। चलो अच्छा ही है, कुछ दिन उसके पास तो रहेंगे। किसके पास? भगवान के लिए, भगवान के पास। एक बार भगवान ने उस लड़की के रूप में हमें बचाया था, क्या अब नहीं बचाएंगे? वो सोचता है कि एक बार तो भगवान ने लड़की के रूप में हमें बचा लिया था और अब भी शायद कोई चमत्कार ऐसा हो जाए कि हम बच जाएं। यह आदमी छुरी चलाएगा, देख लेना, ये हमारा मांस मार करके निकाल लेगा। तो क्या चिंता है, मांस, खाल, सींग, हड्डी सब किसी न किसी काम तो आ ही जाएगी। अब दोनों बैलों को नीलाम कर दिया गया। नीलाम हो जाने के बाद दोनों मित्र उस दड़ियल के साथ चले। दोनों की बोटी बोटी काँप रही थी, अंग अंग उनका काँप रहा था। बेचारे पाँव तक नहीं उठा पा रहे थे और भय के मारे गिरते पड़ते भागे जाते थे, क्योंकि वह जरा भी चाल धीमी हो जाए तो जोर से डंडा जमा देता था। राह में गाय बैलों का एक रेहड़ हरे भरे खेत में चरता हुआ उनको नजर आया। उनके झुंड में सभी जानवर प्रसन्न थे, चिकने थे, चपल थे, चंचल थे। चपल का मतलब चंचल, कोई उछलता था तो कोई आनंद से बैठा पागुर कर रहा था, जुगाली कर रहा था। पागुर का मतलब जुगाली करना। जब जानवर खाना खा लेता है उसके बाद बैठ करके वो मुँह से जुगाली करता रहता, उसी को पागुर कहते हैं। कितना सुखी जीवन था इनका, पर कितने स्वार्थी हैं सब। किसी को चिंता नहीं कि उनके दो भाई बधिक के हाथ पड़े कैसे दुखी हैं, इनको कोई चिंता नहीं है। देखो कैसे हम दोनों बंधन में ले जाए जा रहे हैं। सहसा दोनों को ऐसे अचानक से मालूम हुआ कि ये तो परिचित रहा है, वो उस रास्ते को जानते हैं। हाँ, इसी रास्ते से गया तो उन्हें ले तो गया था। वही खेत, वही बाग, वही गांव फिर से मिलने लगे। प्रक्षण उनकी चाल अब तेज होने लगी। सारी थकान, जो उनके शरीर में थकान थी, और सारी दुर्बलता, सारी कमजोरी उस परिचित राह को देख करके गायब हो गई। आह, यह लो, अपना ही हार आ गया। हार जानते हैं? हार का मतलब होता है जिन खेतों में उन्होंने हल चलाया झुरी के, उन्हीं खेतों को या अपनी एरिया को ही हार कहते हैं। इसी कुएं पर हम पुर चलाने जाया करते थे, यही तो कुआं है। चलिए पेज पलट लेते हैं। मोती ने कहा हमारा घर नगीच आ गया। नगीच का मतलब होता है नज़दीक, पास।
हीरा बोला भगवान की दया है, मैं तो अब घर भागता हूँ। यह जाने देगा? मोती बोला कि अरे ये जाने देगा, इसे मैं मार गिराता हूँ। नहीं नहीं, दौड़ करके थान पर चलो, वहाँ से हम आगे न जाएंगे। थान पर जहाँ जो बांधने का उनका स्थान था जूरी के घर में, वहाँ जाने की वो बात करने लगते हैं। दोनों उन्मुक्त मतलब मस्ती में होकर के बछड़ों की भांति कुलेलें करते हुए, कुलेलें मतलब कूदते हुए घर की तरफ दौड़ पड़े। वह हमारा थान है। दोनों दौड़ करके अपने थान पर आए और खड़े हो गए। दड़ियल भी उनके पीछे पीछे, जिसने उसको खरीदा था, कसाई जो था वो भी आ गया पीछे पीछे। जूरी द्वार पर बैठा धूप खा रहा था, वो धूप सेक रहा था, है ना। बैलों को देखते ही दौड़ा, उन्हें बारी बारी से गले लगाने लगा। दोनों मित्रों की आंखों से आंसू आनंद के बहने लगे। एक जूरी का हाथ चाट रहा था। दड़ियल ने जाकर के, उस कसाई ने जाकर के बैलों की रस्सियाँ दोनों पकड़ ली जाकर के। जूरी ने कहा मेरे बैल हैं। कसाई बोला तुम्हारे बैल ही कैसे हैं? मैं मवेशी खाने से नीलाम लिए आता हूँ, नीलामी में इनको खरीद करके लाया हूँ। मैं तो समझा हूँ तुम चुराए लिए आते हो। जूरी ने ऐसा कहा। चुपके से चले जाओ, बैल तो मेरे हैं, मैं बेचूंगा तो बिकेंगे ना। किसी को मेरे बैल नीलाम करने का क्या अख्तियार है? अख्तियार मतलब अधिकार। जाकर के थाने में मैं रपट कर दूंगा, रिपोर्ट लिखा दूंगा। मेरे बैल हैं, इसका यह सबूत है कि मेरे द्वार पर खड़े हैं। दड़ियल व्यक्ति था, वो झल्ला करके ज़बरदस्ती बैलों को पकड़ ले जाने के लिए आगे बढ़ा। उसी वक्त मोती ने सींग चला दिया। इससे डर करके जो व्यक्ति था वो पीछे हट गया। मोती ने भी पीछा किया, दड़ियल भागा, है ना। उन दोनों ने इसको भगा दिया। मोती पीछे दौड़ा। गांव के बाहर निकल जाने पर वह रुका और खड़ा दड़ियल का रास्ता देख रहा था। पर दड़ियल तो वहाँ खड़ा हुआ था और वो उन दोनों का रास्ता देख रहा था। दड़ियल दूर खड़ा धमकियाँ दे रहा था, गालियाँ बक रहा था, पत्थर फेंक रहा था, और मोती विजय शूरवीर की भांति उसका रास्ता रोके खड़ा था। गांव के लोग ये तमाशा देखते थे और खूब हंसते थे। अरे इन बैलों का तो बड़ा अच्छा किस्सा बन गया, और सभी लोग बड़े मज़े लेने लगे। अगले पेज की तरफ चलते हैं। जब दड़ियल व्यक्ति हार करके चला गया तो मोती अकड़ता हुआ वापस अपने थान पर लौट आया। हीरा ने कहा मैं डर रहा था कि कहीं तुम गुस्से में आकर उसको मार न बैठो। अगर वह मुझे पकड़ता तो मैं उसको बेमारे नहीं छोड़ता, बिना मारे छोड़ता नहीं। अब नहीं आएगा तो दूर से ही उसकी खबर लूँगा, देखूँ कैसे मुझे ले जाता है। जो गोली मरवा दे मर जाऊँगा, अगर गोली भी वो मरवा दे तो मैं मर जाऊँगा, पर उसके काम तो ना आऊँगा। हमारी जान की कोई जान ही नहीं समझता, हमारी जान को तो कोई जान ही नहीं समझता है, इसीलिए कि हम इतने सीधे हैं। जरा देर में नादों में खली, भूसा, चोकर और दाना पानी भर दिया गया और दोनों मित्र बड़ी चाव से इसको खाने लगे। जूरी खड़ा दोनों को सहला रहा था और 20 लड़के तमाशा देख रहे थे। सारे गांव में उत्साह सा मालूम हो रहा था। उसी समय मालकिन ने आकर के, अर्थात जूरी की पत्नी ने आकर के दोनों बैलों के माथे को चूम लिया। अच्छा, तो आपने अच्छे से समझ लिया कि कहानी हमें क्या संदेश देती है। कहानी हमें ये संदेश देती है, इन बैलों के माध्यम से ये संदेश देती है कि आज़ादी किसी को भी आसानी से नहीं मिलती, उसके लिए हमें भरसक प्रयत्न करना पड़ता है। अर्थात ये कहानी हमारे स्वतंत्रता संग्राम के विभिन्न लोगों द्वारा जो प्रयास किए गए स्वतंत्रता संग्राम के समय, उसको भी प्रदर्शित करती है और हमें भी प्रेरित करती है हम किसी के बंधन में ना रहें। धन्यवाद। यदि आप लोगों को यह पाठ अच्छे से समझ में आया तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।